मेरे देवर की उम्र कोई 17 से 18 साल के करीब होगी। वह बहुत ही शातिर किस्म का लड़का था। जब भी कोई बात होती तो वह ऐसा जवाब देता कि सब लोग हैरान रह जाते। लेकिन मुझे अपना देवर अजीब सा लगता था। मुझे कभी भी वह अपने साथ ईमानदार या फिर उससे मुझे कभी भाइयों वाला एहसास नहीं महसूस हुआ। मेरी सास नंदे ये कहती कि तुम अपने देवर को पूछती तक नहीं हो, तुम्हें ना जाने किस बात का गुरूर है, तुम इस बेचारे मासूम बच्चे पर इतना जुल्म करती हो, जबकि वो तो तुम्हें भाभी समझकर तुम्हारे आगे पीछे फिरता है। जबकि मैं खूब जानती थी कि मेरा देवर कोई बच्चा नहीं बल्कि 18 साल का जवान लड़का है। लेकिन आसपास के सब लोग यही कहते कि देवर को बच्चा समझो, उसे अभी दुनिया की होश नहीं है। अगर तुम उसके साथ अभी से बनाकर रखोगी तो कल को वह अपनी पत्नी से भी तुम्हारी इज्जत करवाएगा। इन बातों ने थोड़ा बहुत मेरा दिल नरम कर दिया था, लेकिन उससे ज्यादा मेरा देवर हर वक्त मेरे आसपास फिरता रहता। उसकी नजरें अजीब सी थीं। एक दिन मुझे कहने लगा, भाभी मुझे आपसे एक काम है। उसकी शातिर नजरें मेरे कमरे में ऐसे घूम रही थीं जैसे वह किसी खास चीज की तलाश में हो। हाँ, मैं तुम्हारा हर काम करूंगी, तुम तो मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कुराहट फैल गई। मक्कारी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी, लेकिन बाहर से वह मासूम बनकर कहने लगा, भाभी मुझे शादी करनी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी इस घर में किसी को नौकरी करने का शौक तो है नहीं, तुम्हारा खानदानी कारोबार है। अगर तुम चाहो तो कभी भी शादी कर सकते हो। तुमने आगे नौकरी भी तो नहीं करनी? हाँ भाभी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस कारोबार में कुछ नहीं रखा। मैं जरूर कोई अच्छी नौकरी करूंगा, पर पहले शादी तो कर लूं ताकि मेरा दिमाग संतुष्ट हो, मैं एक जगह पर काम कर सकूं। मैं अपने देवर की बात समझ गई थी, लेकिन फिर अजीब बात तो यह हुई, मेरे देवर ने मुझसे कहा कि मुझे आप जैसी लड़की से शादी करनी है। मैं यह सुनकर बड़ी खुश हुई। मेरी छोटी बहन भी थी जो कि मुझसे छोटी थी और मेरे देवर के काबिल थी, यानी उसकी उम्र में और मेरे देवर की उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क था। फिर देवर मुझे खूबियां गिनवाने लगा, बोला कि मेरी पत्नी में यह होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कहोगे तो मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की तुम्हें लाकर दूंगी, बस तुम शादी करने के लिए हामी भर लो, उसके बाद सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। मेरा देवर यह सुनकर खुश भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ किसी सोच में भी गुम था। कहने लगा, भाभी आपसे एक बात कहूंगा, आप नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बिल्कुल हूबहू आप जैसी हो। अरे हाँ, ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें मेरी छोटी बहन उर्मिला पसंद है। मैंने खुशी से उसे देखकर कहा तो उसने नहीं में सर हिला दिया। नहीं भाभी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। फिर वह यह कहकर बाहर चला गया, लेकिन उसके पीछे मैं ये सोचती रह गई कि शायद वह शर्मो हया की वजह से मेरी छोटी बहन का नाम नहीं ले सका, वरना वह बात मुझसे जरूर करता। मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि मैं पहले माँ बाबा से इस रिश्ते के बारे में पूछूंगी, फिर आकर अपने देवर को खुशखबरी सुनाऊंगी। मैंने शाम को उसकी मर्जी मालूम करने के लिए एक बार फिर उससे कहा कि क्या तुम्हें उर्मिला पसंद है? वह शर्मा कर बोला, भाभी कहाँ उर्मिला, कहाँ मैं? चांद को पकड़ने वाली बात है, मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं तो यही समझी थी कि मेरे देवर को मेरी बहन पसंद तो है, लेकिन उम्मीद नहीं कि रिश्ता मिल जाएगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। अगले ही दिन मैं अपनी माँ के पास गई, उनसे इस बारे में उनकी मर्जी मालूम की। माँ कहने लगी कि बेटी, हमें तो कोई एतराज नहीं, तुम्हारा घर है, तुम वहाँ खुश हो तो छोटी भी खुश रहेगी। हाँ, अलबत्ता तुम अपने देवर से जरूर पूछ लेना कि उसे कोई एतराज ना हो। मैंने कहा, मम्मी उसने मुझसे खुद बात की है, उसे भला क्या एतराज होगा। मैंने जाकर अपने देवर से दोबारा पूछा। कहने लगा कि भाभी, आपको यह बात समझ क्यों नहीं आती? रात का वक्त था, मैं उसके कमरे में उसकी मर्जी मालूम करने गई, मगर उसकी आंखें लाल थीं, आंखों में सुर्ख डोरे थे और अजीब सा लहजा। कहने लगा, भाभी मुझे आपकी बहन में दिलचस्पी नहीं है,
मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। बेइज्जती का एहसास अलग हुआ कि आखिर अगर इसे मेरी बहन पसंद नहीं थी तो फिर मेरे आगे पीछे फिरने की और मेरी मिन्नतें करने की क्या जरूरत थी। अगर उसे शादी करनी है तो फिर कोई लड़की अपनी पसंद की बता देता, कम से कम मेरी बहन की बेइज्जती तो ना होती। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं उसके कमरे से निकलने लगी तो उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने अपना हाथ झटक कर छुड़ाया और कहा, होश में तो हो तुम, यह कैसी हरकतें कर रहे हो? संभालो खुद को, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ। हाँ तो क्या हुआ भाभी, मैं भी तो आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, बल्कि माँ की जगह समझता हूँ। बस मुझे आपसे एक काम है, आप वह काम कर दीजिएगा। समझे कि आपने मेरे लिए सबसे बड़ी चीज कर दी। मैं उसकी बात को अभी नहीं समझी। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा था। इतने में मेरे पति राकेश भी आ गए। मुझसे पूछने लगे क्या हुआ। मैंने उनको सारी कथा सुना दी। कहने लगे कि आजकल मोहित बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, ज्यादा देर तक घर से बाहर भी रहता है, और एक बात मैंने भी महसूस की है कि वह तुम्हें बड़े गौर से देखता है। देखो है तो मेरा भाई, लेकिन बड़ा हो रहा है, तुम उससे जरा फासले पर रहा करो। राकेश की बात सुनकर मुझे हौसला भी हुआ, तसल्ली भी कि चलो कोई तो मेरे जैसा सोचता है, वरना मेरी नंदे और सास तो अपने भाई को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही मानती थी, जबकि मैं अंदर से हर एक बात को समझती थी। अगले दिन मेरा पति घर पर नहीं था। मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी। पति की गैर मौजूदगी में ज्यादातर कमरे से बाहर नहीं जाती थी। मेरे कमरे के दरवाजे की कुंडी बजी। दरवाजा खुला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी। ट्रे में बिस्किट और चाय की प्याली रखी हुई थी। मैं देखकर हैरान हो गई। भाभी हटें आगे से, मैंने मेज पर ये चाय रखनी है। क्यों भाई, ये किस लिए लेकर आ रहे हो? कोई मेहमान है तो उसे ड्राइंग रूम में बैठाओ ना। अरे नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस छोटा भाई अपनी बहन के साथ बैठकर चाय पीना चाहता है। चलो फिर ड्राइंग रूम में ही चलते हैं। यहाँ बैठकर क्या चाय पीनी? नहीं भाभी, मैंने यहीं आपके साथ अकेले बैठकर चाय पीनी है और आपसे बातें करनी है। मैं उसकी बात सुनकर अजीब हैरानी का शिकार थी, लेकिन फिर सोचा कि चलो इस बात पर कोई नया मसला न बन जाए। अच्छा तुम चाय रखो, मैं आती हूँ। मैंने उसे चाय रखने का कहा। सोचा कि ज्यादातर वक्त बाहर गुजारूं और चाय की प्याली लेकर बाहर आ जाऊं। कमरे में आई तो वह इसी तरह बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। खुद लगभग चाय पी चुका था। चले भाभी, आप भी चाय पिए ना, फिर मैं भी जाऊं यहाँ से, मुझे बहुत एहसास हो रहा था। दरअसल कल मैंने आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं की। मैं अपनी किसी परेशानी में गिरफ्तार था, वरना आपसे ऐसी हरगिज बदतमीजी ना करता। मुझे माफ कर दीजिए। यह चाय और केक इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको यह खाकर एहसास हो कि आपका देवर आपकी कितनी इज्जत करता है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने खुशी खुशी वह चाय भी पी ली, बिस्कुट भी खा लिए, लेकिन चाय बिस्कुट खाते ही मेरा सर भारी होने लगा। मुझे समझ न आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अपने देवर का मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने था। उसी वक्त मेरी सास भी कमरे में दाखिल हुई। सास का चेहरा आखिरी बार मेरी आंखों में था। मुझे बस उसके बाद होश नहीं कि क्या हुआ। शायद कि मैं बेहोश हो गई होगी। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 3 बज रहे थे। मेरे पति मेरे पास ही बैठे हुए थे। क्या हुआ है? तुम बेहोश हो गई थी या फिर अचानक नींद आ गई थी? जी हाँ, मुझे अचानक बहुत सख्त और जोर की नींद आई थी। दरअसल मोहित चाय और बिस्कुट लेकर आया था। वह खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ गई। यह सुनकर मेरा पति सोच में पड़ गया। क्या वाकई में मोहित तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था? उसने चाय किसी और को दी? मेरे पति ने चौंकते हुए मुझसे पूछा। यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन चाय खुद भी पी रहा था। क्या तुमने सारी की सारी चाय पी? नहीं, मैंने आधी प्याली ही पी थी और बिस्कुट खाए थे। अच्छा, वह प्याली कहाँ है? मेरे पति ने मुझसे पूछा तो मैंने साइड टेबल की तरफ इशारा किया, जहाँ पर अभी भी चाय का आधा कप पड़ा हुआ था। मेरे पति ने फौरन से उसे अपने पास रख लिया और एक बोतल में उड़ेल दिया। मैं इसका जाकर टेस्ट करवाऊंगा। मुझे इस मनहूस पर शक है कि इसने तुम्हें कोई नशे की चीज ना पिला दी हो। मेरे पति की इस बात ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया।
वह आपका भाई है, मुझे नशा क्यों पिलाएगा? और वैसे भी माँ जी भी इधर ही थी। हो सकता है कि मुझे नींद आ गई हो, ऐसा भी तो होता है ना बाज वक्त। मेरी बात सुनकर मेरे पति दोबारा वापस दरवाजे की तरफ जाते जाते मुड़ गए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जाकर इसे चेक जरूर करवाऊंगा। मेरे दिमाग में एक चीज का शक बैठ जाए तो मैं उसे यूं ही जाने नहीं देता जब तक कि उस शक को अपने दिमाग से साफ ना कर लूं। मैं अपने पति की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन सच कहूं तो अपनी सास के आने की वजह से मुझे अपने देवर पर कोई शक नहीं था। मैंने जाकर अपनी सास से भी बातचीत की। अगर कोई ऐसी वैसी चीज होती तो वह जरूर मुझसे कहती, मुझे एहतियात करने का कहती। जाहिर है वह अपनी बहू की तबाही और बर्बादी तो नहीं चाहती थी। सास मेरी अच्छी थी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी, तो मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि आप मेरे साथ थीं? उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम बेहोश हो गई थी। फिर मैं और राकेश कमरे से आ गए थे। पता नहीं तुम्हें क्या हुआ था। मोहित कह रहा था कि भाभी को कमजोरी हो गई होगी, थोड़ी देर आराम करने दें। इसके बाद हम तुम्हारे कमरे से आ गए थे, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था क्योंकि मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में धूर्ततापन भी था। लग रहा था जैसे वह बहुत खुश है और वह कुछ ऐसा हासिल कर चुका है जिस पर उसे बेपनाह खुशी है। अभी मेरा इस बात पर से ध्यान हटा नहीं था कि अगले ही दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा कि भाभी याद है आपको, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे एक काम है। आज वह काम आन पड़ा है, इसलिए अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चले, जल्दी से तैयार हो जाए। वह काले रंग के कपड़े हैं ना, वह पहन लीजिएगा। मैं अपने देवर की बात सुनकर हैरान हो गई थी। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर उसने अपने सर पर हाथ मारा और बोला, चले मम्मी को बता देंगे कि आप मेरे साथ जा रही हैं, फिर तो कोई ऐतराज नहीं होगा ना आपको। शक ही करती रहती है आप मुझ पर। उसने बड़ी नाराजगी से कहा, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं उससे इस तरह की बात करूं। मैं चुप हो गई। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन यह है कि कपड़े मैं अपनी मर्जी से पहनूंगी। मैं सफेद रंग का एक जोड़ा पहन कर आ गई। वह खुश हो गया। हम लोग बाइक पर बैठे और घर से निकल पड़े। चलो अब बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में मैंने उससे पूछा, दरअसल भाभी मुझे एक लड़की पसंद है, और ऐसी वैसी पसंद नहीं बल्कि बेपनाह पसंद है। पूरी दुनिया में एक वही लड़की है जिससे मैं दिल खोलकर मोहब्बत करता हूँ। वह मुझे बहुत प्यारी है, और आपको मैं बताऊं कि मेरी मम्मी को वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मैं मम्मी की सोच को अच्छी तरह से जानता पहचानता और पढ़ता हूँ। मम्मी को ऐसी बहू चाहिए जो कि अपने साथ ट्रक भरकर दहेज लाए और घर से 10 तोला सोना भी लेकर आए। अब ऐसी लड़की मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि वह हर वक्त मुझ पर अपनी दौलत का रोब जमाएगी। मुझे गरीब खानदान की लड़की से शादी करनी है, और ऐसा नहीं कि बस गरीब खानदान से। गुंजन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शरीफ लड़की है। वह सुलझी हुई है, मुझसे शादी करना चाहती है। कितने समय से वह मुझे कह रही है कि अपनी माँ को मेरे घर लेकर आओ, लेकिन मैं उसे क्या बताऊं कि मेरी माँ लालची है। आप खुद बताएं ना, उस पर क्या असर पड़ेगा इस बात का। यह कहकर वह खामोश हो गया। मैं देख रही थी कि वह बाइक बहुत ही वीरान इलाके की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन मैं उसकी बातों में उलझी हुई थी। अच्छा भाभी, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप उसे यह मत बताइएगा कि आप मेरी भाभी हैं। आपने वहां पर यही कहना है कि आप मेरी माँ हैं। मोहित, तुम मुझसे इतने भी तो छोटे नहीं लगते। मैंने उसे टोका। नहीं भाभी, आपको नहीं पता, उन लोगों को थोड़ी यह बातें पता होती हैं, गरीब लोग हैं। मैं कह दूंगा ना कि मम्मी अपना बहुत ख्याल रखती है, इसलिए अभी भी ज्यों की त्यों जवान लगती है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी थी, लेकिन न जाने क्यों वह एक बड़े ही अजीब रास्ते की तरफ बाइक मोड़े जा रहा था। यहाँ तक कि एक वीरान जगह पर आकर उसने बाइक रोक ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि राम जाने अब यह मुझसे क्या कहेगा। मैं तो अपने पति को बताए बगैर ही इसके साथ चली आई, जबकि यह मनचला नौजवान है। कहीं खेलकूद में बिजी हो गया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। कहने लगा, भाभी आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। 2 मिनट का कहकर वह गायब हो गया।
यहाँ तक कि पूरे 10 मिनट गुजर गए। मैं मारे खौफ के कांपने लगी। इतनी वीरान जगह पर मैं खड़ी थी कि बता नहीं सकती। वहां पर कोई आदमी नहीं था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आई और आकर मेरे करीब रुकी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। उस गाड़ी के शीशे नीचे हुए, उसमें से किसी ने मुझे नजर भर कर देखा। मैं इसी तरह सर झुकाए बाइक के पास खड़ी रही, जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। इतने में मेरा देवर आ गया। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि वह वक्त पर आ गया। गाड़ी वाला तुरंत वहां से चला गया। यह कौन था? मैंने देवर से पूछा। जाने दे भाभी, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि मक्खियों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। आप परेशान ना हो। दरअसल मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए मिठाइयां लेने गया था। उनके घर मिठाई लेकर जाएंगे ना, बस यूं समझें कि हम लोग बात पक्की करने जा रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो गई थी। उसने वाकई 1 किलो मिठाई का डब्बा भी उठा रखा था। अब मुझे यकीन हो गया कि वह रिश्ता देखने ही जा रहा है। तकरीबन 15 मिनट बाद हम उन लोगों के घर पहुंचे थे। घर देखकर मैं वाकई में बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। ये घर क्या था, एक झोपड़ी या फिर कबाड़ खाना कहना ज्यादा बेहतर होगा। इस घर में कोई सहूलियत नहीं थी। घर में अंधेरा छाया हुआ था। हम लोग गए। हमने नमस्कार किया तो घर वाले हमारा स्वागत करने बाहर आए। लड़की कमजोर सी थी, रंग अलबत्ता गोरा था और खूबसूरत भी लग रही थी, जबकि उसकी माँ का रंग कुछ ज्यादा खास नहीं था। अलबत्ता उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। उन लोगों ने हमें बहुत इज्जत से बैठाया। वह बहुत ही ज्यादा शरीफ लोग लग रहे थे। मुझे लड़की पसंद तो आई थी, लेकिन उनके घर में बैठने को एक चारपाई भी नहीं थी। पुराने जमाने की कुर्सियों पर हमें बैठने की जगह दी। मेज की जगह एक स्टूल पर चाय पानी रख कर दिया। मैंने खुद को मोहित की मम्मी ही बताया। ये लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। सफेद रंग का जोड़ा था तो उम्र भी ज्यादा कम नहीं लग रही थी। वो औरत मुझे देखकर खुश हो गई। कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई ऐसे ही अच्छे खाते पीते लोगों का रिश्ता चाहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत गुर्बत देखी है। मैं नहीं चाहती कि इसकी अगली जिंदगी भी गुर्बत में गुजरे, और हमारे जमाने तो थे ही बहुत मुश्किल। अपनी बेटियों के लिए मैं जिंदगी आसान करना चाहती हूँ। मुझे उस औरत की सोच बहुत अच्छी लगी। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बेटी हमारे घर में बिल्कुल अपनी बेटी जैसी बनकर रहेगी और खूब ऐश करेगी। यह सुनकर वह औरत खुश हो गई। फिर मेरे देवर ने उनसे कहा कि हम जल्द ही शादी करने के लिए आएंगे, क्योंकि बाकी लोग इस रिश्ते पर राजी नहीं। एक बार जब शादी हो जाएगी तो फिर सब लोग मान जाएंगे, बाद में राजी हो जाएंगे। आप अपनी बेटी को हमारे साथ सादगी से विदा कर दीजिए। यह बात सुनकर उस औरत को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। हम इस रिश्ते को आखिरी दम तक निभाएंगे और सादगी से शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अभी बाकी घर वाले राजी नहीं हैं। वह किसी दौलतमंद घराने में रिश्ता करना चाहते हैं, जबकि हम शराफत को देखकर आपसे रिश्ता कर रहे हैं। लड़की की माँ हमारी बात से बहुत प्रभावित हुई। कहने लगी कि बस ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। फिर उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। उसे अपनी बेटी की पसंद पर गर्व हो रहा था। हम लोग वहां से निकले तो मेरा देवर बहुत खुश था। बोला कि भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यह बात आपने घर में किसी को भी नहीं बतानी। मैं उससे शादी करके उसे घर ले आऊंगा। उसके बाद मम्मी खुद ही मान जाएगी। आपको नहीं पता कि मम्मी को अभी कितना बुरा लगेगा, इसलिए तुम्हें अभी खामोश ही रहना है। मैंने अपने देवर की बात इसीलिए मान ली कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, पर मैं क्या जानती थी कि यह मेरे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करने जा रहा है। अगले ही हफ्ते, शायद शनिवार की बात है, जब मेरे देवर ने रात के वक्त मेरे कमरे का दरवाजा बजाया। उस वक्त पति घर पर नहीं था। सामने मैंने दरवाजा खोला तो मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा देवर एक खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा था। यह वही लड़की थी जिसका रिश्ता हमने कुछ दिन पहले मांगा था। यह क्या, तुम मुझे भी लेकर नहीं गए और शादी भी कर ली? मैंने हैरत से पूछा। हाँ भाभी, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि आपको क्या खामखा हर बार ले चलूं। मैंने उन लोगों को भी यही कहा है कि मेरे बाबा नहीं मान रहे थे, मगर तुमने तो। नहीं नहीं भाभी, आप फिक्र न करें।
मेरे देवर ने बात को संभाल ली। मैंने अपनी पत्नी को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है कि आप मेरी माँ नहीं बल्कि भाभी हैं, इसलिए यह किसी चीज से कोई ऐतराज नहीं करेगी। अब तो हमारा रिश्ता बन गया है, हम दोनों पति पत्नी हैं, हम में किसी भी तरह का कोई राज नहीं रहेगा। आप इसे अपने कमरे में रखिए, सुबह में इसे अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा, फिर कल मम्मी को बताऊंगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ बेटा। मैंने उस लड़की को अपने कमरे में सुला लिया था। वह बहुत ही खूबसूरत और मासूम बच्ची थी, मगर सुबह होने से पहले ही वह मेरे कमरे से गायब थी। मैंने उठकर उसे बहुत ढूंढा, मगर वह नहीं मिली। मेरा देवर भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तकरीबन शाम तक मैं उसका इंतजार करती रही। सोचा कि अपनी सास को सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि खामखा बाद में मेरा देवर बातें करेगा कि आपने मेरे पूछे बगैर मेरी बात अपने घर वालों को बता दी। मैं चुप रही। शाम को मेरा देवर चहकता हुआ घर आया, मगर नजरें चुरा रहा था। बोला कि भाभी बात सुने, घर में अभी कोई नहीं है, मेरे साथ चलें। मेरी पत्नी वहां बहुत घबरा रही है। मेरा देवर तो बड़ी जल्दी में लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो मैं जाकर उस लड़की को घर ले आती हूँ। घर लाकर सारी बातें भी कर लेंगे और एक ही बार में उसे अपनी सास से भी मिलवा दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकली, मैंने देखा मेरा देवर फोन पर किसी से बात कर रहा था। मोटर बाइक को स्टार्ट करने से पहले वह दूसरी तरफ मुंह करके किसी से एक डील की बात कर रहा था, और वह डील बेचने की थी। यह सुनकर तो मैं हैरत के मारे अपनी जगह पर ही जैसे जम सी गई। ज्यादा हैरत तो मुझे इस बात पर हुई कि वह अपनी पत्नी को भी बेच चुका था। एक लड़की जिसको उसने अपनी जीवन संगिनी बनाया था, उसे पैसों की खातिर जाकर कोठे पर बेच आया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इतना घिनौना और नीच लड़का निकलेगा, और अगर मैं इसके साथ चली जाती तो मेरा भी सौदा करके मेरे घर वालों को तो ये यही बताता कि मैं खुद किसी के साथ भाग गई हूँ। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया, मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तुम इतने घटिया निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये बात मैंने सारी अपनी सास को बता दी। मेरी सास तो अपनी आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। बोली कि बेटी, तुमने इसका साथ देकर बहुत गलत किया। मुझे पहले पता होता तो मैं यह सब होने ही नहीं देती। अब उस लड़की को आजाद करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ना जाने उस बेचारी के साथ एक रात में क्या क्या हो चुका होगा। मेरा देवर मुजरिम बना खड़ा था। इंसान अकेले में बुराई करता रहे तो उसे इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब सबके सामने उसकी बुराई या जुर्म आता है तो फिर वह पछतावे का शिकार होता है। मेरे पति ने मेरे देवर की खूब पिटाई की, उसे थाने भी भिजवाया ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि उसने जो किया बहुत गलत किया था। मैं सबसे यही कहूंगी कि अपने बच्चों पर नजर रखें, वरना कल वह आपके लिए भी शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।